मोदी जी की सरकार में तरक्की हुई? नहीं हुई। क्या हुआ? गुंडाई, दबंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और महंगाई तो सब जानते हैं। देखिए, 10 सालों से मोदी जी की सरकार रही है देश में, केंद्र में, और योगी जी की रही है प्रदेश में। नतीजा क्या रहा? 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। मेरी बहनें महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं। आप कितना भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कमाई पूरी नहीं हो रही है। परिवार में 2-2, 3-3 लोग भी मजदूरी कर ले, काम कर ले, खेती कर ले, फिर भी कमाई नहीं हो रही है। मैं बाद में आपसे बात कर लूंगा। तो परिस्थितियां क्या है आज? आज ये है कि जो नीति मोदी जी ने बनाई है वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों, खरबपतियों के लिए बनाई है। आज अगर आप इतनी महंगाई का सामना कर रही हैं, खेती में कमाई नहीं हो रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, इसकी वजह है सरकार जब सही नीति बनाती है, जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो बहुत तरक्की हो जाती है। मैं अभी अपनी गाड़ी में एक लिस्ट पढ़ रही थी कि क्या क्या काम यहाँ रायबरेली क्षेत्र में जब हमारे सरकार थे तो कितने काम हुए। मैं पढ़ रही थी जैसे आपके क्षेत्र में एनटीपीसी, गंगा का ब्रिज, बाकी पूरे रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री, वॉशिंग लाइन, बिजली की लाइन रेल के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई और इनसे आपको सुविधा हुई। सड़कें बनी, पानी की सुविधा हुई, तमाम ऐसी चीजें, पाठशालाएं, कॉलेज, एम्स, अस्पताल, ये सारी चीजें। तो जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो नीति भी सही होती है। अब मोदी जी की नीयत क्या है? मोदी जी चाहते हैं कि किसी भी हालत में सत्ता में रहें। आपको गुमराह करेंगे, चुनाव के समय धर्म की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को उभारने की बातें करेंगे, आपको झूठे झूठे वादे दे देंगे, कह देंगे कि भाई 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। क्या हुआ? 70 करोड़ बेरोजगार खड़े हुए हैं देश में। उन्होंने कहा था आपके बैंक के खाते में 15 लाख रुपए दिलवाएंगे। कहा था कि नोटबंदी से सारा काला धन वापस देश में आ जाएगा और फिर आपके खातों में 15-15 लाख डालेंगे। आज क्या परिस्थितियां? आपके खातों में आए 15 लाख, ना आपको रोजगार मिला। बड़े बड़े खरबपति हैं 22 इस देश में, मोदी जी के जान पहचान के, मोदी जी के खास हैं। उनकी ऐसी तरक्की हो रही है कि पूछिए मत। देश के बंदरगाह उनको दे दिए, देश के हवाई अड्डे उन्हें दे दिए, देश का सारा कोयला उनको सौंप दिया, देश की बिजली उनको सौंप दी, देश का पावर उनको सौंप दिया, देश के बड़े बड़े सड़कों का ठेका उन्हें दे दिया। तो उन खरबपतियों को मजबूत करने के लिए पूरी योजना बनाई हुई है। और आपको मजबूत करने के लिए क्या योजना है? एक योजना नहीं है। आप कह रहे हैं पकौड़े तलवाएंगे, मोदी जी कह रहे थे पकौड़े तलवाएंगे। अजीब अजीब सी बातें करते हैं। चुनाव में आते हैं, आपकी एक काम की बात नहीं करते। चुनाव के मंच पर जब आपको भाषण देते हैं, क्या भाषण देते हैं? कहते हैं सावधान रहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 गाड़ी ले लेगी। ये मोदी जी कह रहे हैं, देश के सबसे बड़े पद को पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री, कि सावधान हो जाइए, कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन लाएगी, आपके घरों में घुसेगी, आपके गहने मंगलसूत्र ले लेगी और किसी और को दे देगी। ये कह रहे हैं, गुजरात में गए, इन्होंने कहा कि सावधान रहिए,
अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा लेगी। बताइए, भैंसों को पकड़ लो, मैं आ गई हूं, कांग्रेस की नेता हूं, क्या पता चुरा लूं। वो हिलेगी भी नहीं। तो बात यह है कि जब नेता 10 सालों के राज के बाद आपको अपने काम नहीं गिना सकता और आकर ऐसी बकवास की बातें करेगा जिससे ये पता चलता है कि वो आपसे कट गया है। मोदी जी कट गए हैं आपसे, क्योंकि अगर वो समझते कि कितना संघर्ष है आपके जीवन में, अगर मोदी जी समझ पाते कि मेरी बहनें यहाँ दुकान जाती है कुछ खरीदने, खाली हाथ वापस आती हैं, कि जब बच्चा बीमार पड़ जाता है घर पे तो इलाज करने के लिए घबराहट होती है कि कैसे करेंगे, कि अगर घर में कोई मरम्मत करनी हो, बारिश आ रही है, छत से पानी आ रहा है, उस मरम्मत को भी नहीं करेंगी क्योंकि सोचेंगे खर्चा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, नीचे बाल्टी रख के काम चला लेंगे। ये स्थिति है ना। मोदी जी अगर आपके बीच में 10 सालों में आए ही नहीं, आपके घरों में नहीं आए, इतने बड़े बन गए हैं, इतने बड़े बन गए हैं, इतना अहंकार हो गया है कि आपके बीच आने का कष्ट भी नहीं करते। आप मोदी जी को देखेंगे तो हमेशा बड़े बड़े मंचों पे कहीं उद्घाटन कर रहे हैं या कहीं मंदिर जा रहे हैं तो खुद अकेले जाएंगे, बाकी सारे लोग दूर दूर हैं। अगर वो सड़क पे रोड शो कर रहे हैं तो गाड़ी में मोदी जी यूं हाथ हिला रहे हैं और जनता वहां है, इतनी दूर, बीच में यहां से वहां तक तो सुरक्षा कर्मी है और जनता वहां है, और जनता दूर से बिल्डिंग पे खड़ी होकर ऐसे कर रही है, मोदी जी यूं यूं कर रहे हैं। तो पास कब आते हैं? हंस रही है। हाँ, हंसने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के। अगर वो जनता की समस्याओं को जानेंगे भी नहीं, कोई बताएगा भी नहीं, तो सुलझाएंगे कैसे? अब कुछ प्रधानमंत्री होते हैं, उनके अच्छे सलाहकार होते हैं, तो सलाहकार ही बता देता है। मेरे पिताजी के मुझे याद है सलाहकार थे, तो कभी कभी पिताजी को कह देते थे कि नहीं ये गलत है, ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा करना चाहिए था। तो पिताजी फिर आत्मचिंतन करके सोचते थे कि चलो ठीक है, ये जानते हैं सही कह रहे हैं। अब मोदी जी को कहने की किसकी हिम्मत है बताइए? सबको डरा धमका के रखा है। सलाहकार की हिम्मत ही नहीं है कि वो बताए कि मोदी जी ये जो आप भैंस की बात कर रहे हैं ना मंच पे खड़े होकर, इस पे जनता हंस रही है, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। ये इतना नहीं बता पा रहे हैं कि इस देश का किसान पिस रहा है, क्योंकि आपकी नीतियों से ये पिस रहा है, ये कुछ कमाई कर नहीं पा रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहा है उन्हें। 10 सालों से उन्होंने कष्ट नहीं किया है कि आपके बीच आए। वाराणसी के सांसद हैं, जरा बता दीजिए, एक बार आपने टीवी पे देखा है? शायद मैं रोज रोज चिल्ला रही हूं तो सुन ले और चले भी जाएं आप किसी के घर, लेकिन 10 सालों में नहीं गए हैं, किसी एक घर के अंदर नहीं गए। यहां मैं दूर दराज गांव में जाती हूं और कोई बुजुर्ग मुझे बताता है कि आपकी दादी जी इंदिरा जी यहाँ आई थी, पैदल आई थी, अकेले आई थी हमारे घर में, और हमने उनको चाय पिलाई, हमने उनको खीर खिलाई। और हम बात कर रहे हैं 40-50 साल पहले की, जब साधन भी नहीं थे, ये हेलीकॉप्टर से उड़ना, कहीं भी पहुंच जाना। मैं सोनभद्र में गई, आदिवासियों के गांव में नरसंहार हुआ था, वहां एक बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारी दादी को ये खीर खिलाई थी मैंने। ये बात मेरे दिमाग में आई कि दादी पहुंची कैसी यहाँ, मुझे इतना समय लग गया पहुंचने में, इतनी दूर है, सड़क इतनी लंबी है यहाँ पहुंचने के लिए। उस जमाने में पता नहीं सड़क थी कि नहीं थी, संकट होता था तो पहुंच जाती थी। कहीं पे किसी की हत्या हुई थी, एक बार हाथी पे बैठकर गई, हाथी पर बैठकर नदी पार गई कि मुझे जाना है, वहां पे किसी की मृत्यु हुई है, मुझे जाना है मिलने। और ये हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे, दुनिया के हर देश में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस देश के गरीब के घर तक नहीं पहुंच पाए।
इनके नेता कहते हैं मोदी जी इस देश के सबसे सक्षम नेता हैं। जो काम मोदी जी ने 10 साल में किया वो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। मैं तो बिल्कुल सहमत हूं। 10 सालों में जितनी बेरोजगारी मोदी जी लाए, कांग्रेस ने 70 सालों में ये काम नहीं किया। जितनी महंगाई मोदी जी के 10 सालों में आई, उतनी महंगाई कभी कांग्रेस के जमाने में नहीं रही। जितनी पीड़ा किसान को हुई इन 10 सालों में, उतनी पीड़ा कांग्रेस के 70 सालों में नहीं हुई। और एक और बात बता देती हूं कि 70 सालों में से 55 सालों का राज था कांग्रेस का। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की कभी सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। 10 सालों में मोदी जी ने भाजपा को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिया। समझे आप कैसे बनी? कहां से आए पैसे? मोदी जी तो इतने ईमानदार हैं, उनका हर नेता कहता है कि मोदी जी ही है ईमानदार, बाकी सब भ्रष्ट हैं। तो इनकी पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी 10 सालों में कैसे बन गई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देश बेच के बड़े बड़े खरबपतियों के साथ साठगांठ करने के बाद ऐसा ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में इतना देश कर्ज में नहीं था, आज देश कर्ज में है। 1700 रुपए कर्जदार थे, अब 1.5 लाख का एक बच्चे का कर्ज है। अच्छा, ये आंकड़ा मुझे नहीं मालूम था। अच्छा है आप बता रहे हैं तो सुनिए, ये मुझे मालूम था कि हमारा कर्ज बहुत बढ़ गया है देश का। और इस बीच क्या हो रहा है? सारे खरबपतियों को सारी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां मिल रही हैं, सारे बड़े कारखाने मिल रहे हैं। इस बीच क्या हो रहा है? किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि वो 1 लाख का 50,000 का कर्ज नहीं चुका पा रहा है। और बड़े बड़े खरबपति मोदी जी के मित्र, उनको सरकारी बैंक 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर रहे हैं। सरकारी बैंक में किसका पैसा होता है? मोदी जी का तो नहीं होता, अडानी का पैसा नहीं होता भाइयों बहनों। सरकारी बैंक में आपके पैसे होते हैं, देश का पैसा होता है। इंदिरा जी जब आपकी सांसद थी, प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी ने निजी बैंकों का केंद्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण किया का मतलब था कि बैंक में जितने भी पैसे हैं वो राष्ट्र के पैसे हैं। इन बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए जब माफ होते हैं तो राष्ट्र के पैसों से माफ हो रहे हैं। वो पैसे हैं जो आपके जेब में जाने चाहिए। कैसे? आपके लिए योजनाएं बनाकर, आपके लिए सही नीतियां बनाकर। यहां आपके आवारा पशु की समस्या है, रात को क्या करते हो? घर जाके सोते हो? रात को मचान पे सोते हो ना? पहरेदारी करते हो अपने खेतों की। इस समस्या को हल करने के लिए मोदी जी ने क्या किया है? योगी जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने गौशालाओं को इतना मजबूत बना दिया कि महिलाओं को उनमें रोजगार मिल रहा था। 60-70 हजार रुपए महिला कमा रही थी। दूध के जो पदार्थ हैं, मिठाई, ये मक्खन, दही, ये सब बना के पैकेजिंग करवा के बेच रही थी। स्वयं सेवा समूह बनाए, गौशालाओं से जोड़े। गोबर खरीदा सरकार ने, जनता से कहा हम गोबर खरीद लेंगे, तुम पशु को रख लो। जनता ने पशु को रखा, घर पे देखभाल की। प्रति किलो मुझे याद नहीं, 11 रुपए 12 रुपए 2 रुपए किलो की गोबर खरीदी। गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके घरों में भेजी। महिला खुश थी, उसको रोजगार मिला। जानवर खुश था, उसकी देखभाल हो रही थी। और गौशालाएं अच्छी बन गई और समस्या आपकी खत्म हो गई। गांव में गोबर गैस भी आ गया। ये होती है सही नीति। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख रुपए का बीमा मिला।
किसको? गरीब परिवारों को, कि 25 लाख का अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य के लिए इलाज कराना हो 25 लाख रुपए तक मुफ्त है। लोगों ने हार्ट की ऑपरेशन किए, ब्रेन की सर्जरियां करवाई, कैंसर का ट्रीटमेंट कराया, सारा मुफ्त में। सिर्फ पहचान पत्र बनाने का खर्चा करना पड़ा, बस। ये होती है सही नीति। कर्नाटका तेलंगाना में हमारी सरकार है। हमारी सरकार गरीब परिवारों की सबसे बड़ी महिला के खाते में 2000 रुपए हर महीने डाल रही है। आज के दिन बहनें, कर्नाटका में जो बहनें हैं वो मुफ्त में पूरी बस की यात्रा पूरे प्रदेश में कर रही हैं। किसी को मंदिर जाना है, किसी को मायके जाना है, किसी को बहनों से मिलने जाना है, रिश्तेदारों से, सहेलियों से जाती है, एक पैसा नहीं खर्चती है। पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमने किसानों का कर्ज माफ किया। सरकार बनी, 24 घंटों के अंदर अंदर कर्ज माफ होने शुरू हुए। यही मध्य प्रदेश में किया, यही राजस्थान में किया। जहां जहां हमारे प्रदेश सरकार है वहां पुराना पेंशन मिल रहा है, कर्मचारियों को पुराना पेंशन मिल रहा है। ये होती है सही नीतियां। जो राजनीति आपने अपने क्षेत्र में देखी है इंदिरा जी के समय से, पंडित जी के समय से मैं कहूंगी, और इंदिरा जी के कार्यकाल से, मुझे बोलने दीजिए उसके बाद आ जाइए। इंदिरा जी के कार्यकाल में आपने देखा यहाँ कितना विकास हुआ। बाद में सोनिया जी ने विकास किया। आपने एक राजनीतिक परंपरा स्थापित की। क्या थी वो परंपरा? कि बड़े से बड़ा नेता हो, आपके प्रति जवाबदेही है। मतलब आपका काम नहीं करता तो आप सवाल उठाएंगे, आप बोलेंगे कि भाई इस बार वोट नहीं मिलेगा। आपको इंदिरा जी की एक नीति पसंद नहीं आई, आपने चुनाव हरा दिया। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को आपने हरा दिया और इंदिरा जी नाराज नहीं हुई। आत्मचिंतन किया, कहा कि अगर जनता ने हराया, मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, गलती दुरुस्त की। 3 साल में वापस आई, आपने जिता दिया। यह है आपकी राजनीतिक चेतना, यह है आपकी राजनीतिक जागरूकता। इसको बनाया रखना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। आज देखिए आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। माता जी सांसद हैं, भाजपा के प्रत्याशी कौन है? भाजपा के प्रत्याशी जो हैं, उनका काम क्या है? वो आपकी जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। वो प्रधानों और कोटेदारों को धमकाने का काम कर रहे हैं। राजीव जी, मेरे पिताजी पंचायत राज क्यों लाए देश में? प्रधानों को मजबूत बनाने के लिए। मुझे याद है कि वो मैं छोटी थी, चर्चा चल रही थी कि पंचायत राज लाएंगे तो जितने भी पैसे हैं, जो राशि होती है जिससे विकास गांव में होता है, वो हम सीधा गांव में भेजेंगे। वो अब केंद्र से सीधा गांव में प्रधान के पास आएंगे पैसे, और प्रधान को जो कार्य कराने हैं वो प्रधान ही कराएगा, ताकि जनता भी जानेगी प्रधान के पास पैसे आ रहे हैं। प्रधान काम कराएगा तो अच्छा है, नहीं कराएगा तो जनता फिर उसको डांटेगी या जनता उसके पास चले जाएगी। ये नहीं है कि काम नहीं, उस जमाने में अगर काम नहीं होता था तो आप कहां जाते शिकायत करने के लिए? प्रधान के पास नहीं जाते, आप जाते थे डीएम के पास। बड़ा अधिकारी होता था, पूरे जिले का अधिकारी, वहां पहुंचना भी मुश्किल होता था, शिकायत करनी भी मुश्किल होती थी। तो ये जो पूरी योजना थी पंचायत राज की, ये इसलिए बनाई गई ताकि गांव मजबूत बने, प्रधान मजबूत बने, प्रधान को स्वतंत्रता मिल जाए कि उसको कहां खर्च करना है, कैसे करना है, विकास कैसे करना है गांव का। माता जी आई, मनरेगा लाई, 100 दिन का रोजगार आपको मिला। अब ये भाजपा के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, सुबह से शाम तक प्रधान को प्रताड़ित करते हैं, कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ का कोटेदार वैसे भी मुसीबत में रहता है। अन्य प्रदेशों में 200-200 रुपए मिल जाते हैं, यहाँ 90 रुपए मिलते हैं, और वो भी नहीं मिलते क्योंकि बीच में अधिकारी भी ले लेते हैं। तो यहाँ का कोटेदार वैसे भी
दुर्बल है। अब आप ऊपर से उस पर दबाव डाल रहे हो, ऊपर से उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो किसको छोड़ा है? गरीबों की जमीन ले रहे हो, प्रधानों को, कोटेदारों को तंग कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। ये होता है काम किसी राजनीतिक प्रत्याशी का? ये सांसद बनना चाहते हैं आपके? इनके पांचों भाइयों ने आतंक फैला रखा है पूरे क्षेत्र में। सांसद आपके मेरे भाई अगर बनेंगे तो आप देखना, माताजी का काम आपने देखा है कि किस तरह से काम होता है, झुक के आता है आपके सामने। माताजी कभी अहंकार को लेकर नहीं आई आपके सामने, हमेशा झुक के आई, आपकी बातें सुनी, आपको समझा, आपका आदर किया। हमारी विचारधारा यही है, हम चाहते हैं आप मजबूत हो, तो जहां जहां हमारे प्रदेश है हम यही चाहते हैं। मोदी जी, भाजपा के सारे नेता, उनका तो ध्यान कहीं और है। उनका ध्यान सिर्फ यही है कि सत्ता कैसे अपने हाथों में रखनी है। चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, विधायकों को करोड़ों रुपए देके, छुपाते भी नहीं है, कह देते हैं इसको 100 करोड़, उसको 100 करोड़, उसको 100 करोड़, हमने सरकार ही बदल डाली। आपने सरकार चुनी, उसको बदलने का काम इन्होंने पैसों के बल पर किया। तो इस तरह की राजनीति चाहते हैं या आप स्वच्छ राजनीति चाहते हैं जिसमें नेता आपकी सेवा करे, आपका आदर करे? अब मेरे भाई को देखिए, वहां दिख रहा है आपको, 4000 किलोमीटर चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, सिर्फ आपको मिलने के लिए। संघर्ष किया है, कष्ट सहा है, सिर्फ आपके लिए नीतियां बनाने के लिए। तो क्या तय किया वापस आके इन लंबी लंबी यात्राओं से कि देश के साथ जो अन्याय हुआ है उसको दुरुस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, आपको न्याय देगी। कैसे? जो मेरे किसान भाई हैं, उनके खेती के हर सामान पर आज जीएसटी, वो जीएसटी हटाई जाएगी। आपके सारे खेती के सामान सस्ते हो जाएंगे, खेती से कमाई शुरू होगी। आपको आज सही उपज का दाम नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। कोई भी सरकार आए, उस अधिकार को पूरा करना उस सरकार का कर्तव्य होगा। लेकिन पहले हमारी सरकार आनी पड़ेगी। मुझे मालूम है गुंडाई और महंगाई चरम पर है, महंगाई चरम पर है और मेरी बहनें सहती हैं इसका बोझ। इसीलिए मेरी बहनों के लिए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 8500 रुपए हर महीने सरकार डालेगी। एक साल में 1 लाख रुपए बन जाएंगे। मैं किसानों की बात कर रही थी, आपको भुगतान नहीं मिलता जब बाढ़ आती है। हम कानून लाएंगे कि 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलेगा आपको। हम ये कानून लाएंगे कि जो स्नातक पास हैं उनको पहली नौकरी का अधिकार मिलेगा और पहली नौकरी द्वारा 1 लाख रुपए सालाना सरकार देगी। 5000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा नौजवानों के लिए, ताकि नौजवान जब अपना कारोबार शुरू करना चाहे उसके लिए सुविधा हो। पेपर लीक के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई वाला कानून लाएंगे, अग्निवीर को रद्द करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको स्थायी रोजगार मिले। मोदी जी ने स्कीम बनाई है, सेना में भर्ती हो जाओ, 5 साल बाद वापस आओ, बेरोजगार हो। और अगर उन 5 सालों में खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपको कुछ हो जाए, आप शहीद हो जाएं, तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। यह है मोदी जी की स्कीम। हम कह रहे हैं कि अग्निवीर को हम रद्द करेंगे। हम एक कानून बनाएंगे कि पूरे देश भर में मजदूरी 400 रुपए से कम नहीं हो सकती। अगर आप मजदूर हैं, कोई ठेकेदार आपको 400 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं दे पाएगा। जैसे हम मनरेगा गांव में लाए, उसी तरह से हम शहरी मनरेगा लाएंगे।
शहरों में भी हम अधिकार देंगे कि 100 दिन का आपको कम से कम रोजगार मिलना ही पड़ेगा। मनरेगा में आज पैसे कम किए हैं मोदी जी ने, हम और पैसे डालेंगे और मजबूत बनाएंगे मनरेगा को। हम चाहते हैं कि प्रधान मजबूत बने। हम कोटेदारों के लिए भी, हम कोटेदारों को भी मजबूत करना चाहते हैं। उनके लिए भी इस कम वेतन 90 रुपए का वेतन आज के दिन में है क्या? है क्या आज के दिन में? क्या खरीद लेंगे आप 90 रुपए में? तो उस वेतन को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। हम आंगनवाड़ी की बहनों के लिए, आशा बहुओं के लिए केंद्र से दुगनी राशि भेजेंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ाया जाए। सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें से आधी हम महिलाओं को देंगे। पहले की आरक्षण के तहत तो जो पहले के आरक्षण है वो रहेंगे, लेकिन उनमें से आधी नौकरियां महिलाओं को मिलेंगी। तो ओबीसी के लिए आरक्षण है तो उसमें से आधी महिलाएं ओबीसी होंगी बस। अगर एससी का आरक्षण है तो उसमें से भी जो आधे, उस आरक्षण में आधा महिलाओं को, आधा पुरुषों को मिलेगा ताकि महिलाएं भी मजबूत हो पाए। 25 लाख की बीमा, स्वास्थ्य बीमा पूरे देश भर में लागू करेंगे। अगर आप गरीब परिवार के होंगे तो आपके लिए 25 लाख तक इलाज मुफ्त होगा। छोटे दुकानदारों को, छोटे कारोबारों को हम मजबूत करने का काम करेंगे। जितना नोटबंदी और जीएसटी ने आपकी कमर तोड़ी है उसको हम दुरुस्त करेंगे। आपके लिए ऐसी नीतियां बनाएंगे ताकि आप भी फूले फलें। हम चाहते हैं कि देशवासी मजबूत बने, आपकी शक्ति आपके हाथों में आए। इस लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं जिसे दिन ब दिन ये लोग कमजोर कर रहे हैं। भाजपा ने यही काम किया 10 सालों में जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया। लोकतंत्र को कमजोर किया और आज उनको ये कहने की हिम्मत है कि संविधान को बदल डालेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, आपके आरक्षण को कमजोर करेंगे। संविधान ने सारे अधिकार दिए आपको, वोट का अधिकार, भोजन का अधिकार, जिसके तहत ये मजबूर है कि आपको 5 किलो राशन देना पड़ता है। इन्होंने अपनी फोटो चिपकाई रखी है, कहती है कि इनकी स्कीम है। सही नहीं है ये कांग्रेस ने कानून बनाया था, मेरी माताजी ने ये कानून बनवाया था कि गरीब परिवारों को भोजन का अधिकार मिलना चाहिए, कि जो भी सरकार आए हमारे बाद मजबूर हो जाए कि आपको राशन दे। आपको 5 किलो राशन देकर इन्होंने ऐसा फैला रखा है पूरे देश में कि आप पे एहसान कर रहे हैं। कांग्रेस की जहां सरकारें थी, छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन मिल रहा था। भाजपा की सरकार अभी आई कुछ महीनों पहले, 5 किलो कर डाला। समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ, विश्वासघात हो रहा है। आपको कहते हैं मोदी जी ने राशन दिया है, ये कानून बना था कांग्रेस पार्टी के समय में। आपका ये अधिकार है, कोई आसान नहीं है, और आपके बहुत और अधिकार हैं जो आज पूरे नहीं हो रहे हैं। कोई नेता आपके लिए काम करके आपके ऊपर एहसान नहीं करता, आपसे सत्ता लेता है। नेता कमजोर नहीं मजबूत बनता है। अगर आपके लिए काम करता है तभी उसे ये मजबूती दो, उसकी आदत मत बिगाड़ो कि काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय धर्म की बात कर लेंगे, जाति की बात कर लेंगे, वोट तो पड़ना ही पड़ना है, चलो वोट ले लो, सत्ता ले लो, जनता को भूल जाओ। और जब जनता को दिखो तो महलों में दिखो, बड़े बड़े सेठों के साथ दिखो, साफ सुथरे एकदम, एक दाग नहीं कुर्ते पे, कहीं जनता के बीच में गए ही नहीं, बातचीत ही नहीं की। ये बहुत बिगड़ी हुई आदत है, इस आदत को सुधारना है। आप कांग्रेस की सरकार लानी है केंद्र में, 5 साल और अगर इनको दे देंगे, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार 5 साल और अगर आई देश में, क्या पता क्या कर डालेंगे। ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे, आप कह रहे हैं गुलाम हो जाएंगे। मैं कह रही हूं कि आपके अधिकारों को कमजोर किया जाएगा। लोकतंत्र को तानाशाही तो आज भी है भाई, तानाशाही आज भी है। आज अगर महिलाएं खड़ी हो गई आंगनवाड़ी वाली की हमें मानदेय दो, आंदोलन कर लिया, देखना क्या होगा। तानाशाही है,
शिक्षा मित्र की महिलाओं ने आंदोलन किया, लखनऊ में पीटा गया उनको, रासुका कानून के केस लगाए गए। रासुका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, मतलब उनको देशद्रोही का दर्जा दे दिया, क्योंकि वो अपना मानदेय मांग रही हैं। ये लोकतंत्र है ही नहीं आज तो तानाशाही ही है। लेकिन जितना भी बड़ा तानाशाह रहा है, पूरे विश्व के इतिहास में जनता ने उसको जगह दिखा दी है एक ना एक दिन। आप तो वो जनता है जिसने 100 साल पहले अंग्रेजी साम्राज्य को झुका दिया। आप तो वो जनता है जिसका गरीब किसान डरा नहीं, खड़ा हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, और उसकी वीरता की बात इलाहाबाद तक, मेरे परिवार के सदस्यों तक पहुंची कि रायबरेली का किसान खड़ा हो गया है, चलो देखने चलते हैं क्या हो रहा है वहां। ये है आपकी जागरूकता, पूरे देश के लिए मिसाल है, प्रतीक है। आज देश को संदेश भेज दो यहां से राहुल गांधी चुनाव जीतेगा। यहां से संदेश भेजो कि हमें ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे लिए काम करे। हमारे लिए हमेशा ऐसे सांसद रहे हैं, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन झुककर हमारे सामने आए हैं। और हमें ऐसी ही सरकार केंद्र में चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो समर्पित रहे हमारे लिए, जो हमारी सेवा करे, जो लोकतंत्र को मजबूत करे और हमें मजबूत करे। महंगाई और बेरोजगारी दूर करने वाली सरकार चाहिए। आ जाओ ऊपर, भाषण दे दो। आ गए, आने दो, चलो आ जाओ। जो मैंने नहीं कहा कह डालो। नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अनवर। चलो बोलो। मेरे साथ 3.5 साल से अत्याचार हो रहा है। अच्छा। मैं मुख्यमंत्री जी को और एसपी साहब को, डीएम साहब को, सबको एप्लीकेशन देता हूँ 3 साल से कंटिन्यू हर महीना। क्या और हम बेघर कर दिए गए। हमारा घर बना, हमारे सामने एक माफिया गुंडा जिसके ऊपर गैंगस्टर 302, 307, योगी जी कहते हैं गुंडाई यूपी से हट गई है। यही गुंडा अब बढ़ रहे हैं, अब पैदा हुए। ये आपने यहाँ पूरे क्षेत्र में देखा है। भाजपा के प्रत्याशी क्या करते हैं? के रहने वाले ऊंचा अच्छा, यहाँ के मकान पे रह रहे हैं। अच्छा, 3 साल से अपना घर छोड़ के यहाँ किराए के मकान पे रह रहे हैं और बराबर एप्लीकेशन दे रहे हैं। पुलिस आज तक ये नहीं पूछी कि भाई तू एप्लीकेशन क्यों दे रहा है, किस मामले में? क्योंकि वो बीजेपी नेता का, बीजेपी मंत्री का खास आदमी है। ठीक है, तो देख लो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि गुंडाई फैल रही है पूरे क्षेत्र में, ये आप जानते हैं। तो ये सच्चाई है आपके जीवन की। आप इस अपने जीवन की सच्चाई के आधार पर अपना वोट डालो। भैया को भारी से भारी बहुमत से जिताओगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओगे केंद्र में, तो आप देखना कितना बदलाव आएगा आपके जीवन में। क्योंकि हम ये सारी नीतियां बनाएंगे जिससे आपको सुविधा मिलेगी। आ जाओ बाबा। धन्यवाद। जय हिंद।